हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें फर्स्ट आपको दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग आर द क्रॉप्स रोटेटेड। तो इसका ऑप्शन आएगा ए इंटेंसिव। सेकेंड है, एग्रीकल्चर रिक्वायर्स द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, यूज ऑफ एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स एंड मैन पावर। थर्ड वन है, इन इंडिया एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप बिकॉज, ऑप्शन आएगा डी, इन इंडिया फैक्टर्स लाइक अ क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा आर कंडक्टिव। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, इट इज़ नेसेसरी दैट मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी बी यूज इन एग्रीकल्चर इन इंडिया बिकॉज, ऑप्शन आएगा सी, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड देर आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर। इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए? तो इरिगेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स सच एज अ पाइप्स, कैनल्स, स्प्रिंकलर्स एक्सेट्रा। तो हम लोग अगर आर्टिफिशियली जो भी हमारी क्या होती है, खेती होती है, फार्मिंग होती है, वहाँ पे पौधों के लिए अगर हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं, किसके थ्रू, पाइप्स, कैनल्स के थ्रू, स्प्रिंकल्स के थ्रू, तो उन्हें इरिगेशन कहा जाता है। कि वाटर सप्लाई जिस तरीके से हम करते हैं उसे ही इरिगेशन कहा जाता है। तो इरिगेशन हेल्प द फार्मर्स टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। बारिश के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जो भी वाटर सोर्स होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन के थ्रू पानी दे सकते हैं। Since monsoons are uncertain and highly variable, farming cannot entirely depend upon rains. Hence, irrigation is needed to grow assure crops and also to grow crops in the months after the monsoon season. बारिश के ऊपर पूरी तरीके से हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम लोग कह नहीं सकते हैं कि मानसून इसी महीने में होगी, इतनी ही होगी। तो अनसर्टन या फिर हाईली वेरिएबल की वेरिएशन आ चुका है, कभी भी बारिश होती है या फिर बारिश के दिनों में कम बारिश होती है। तो ऐसे समय में इरिगेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है सेकेंड वन, गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एनी टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के दो मेथड्स यहाँ पे है, वेल इरिगेशन एंड कैनल इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन जो है ये ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि हर फार्मर के पास वेल होती है और जिसके थ्रू पानी के थ्रू क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है और पौधों को पानी दिया जाता है। नेक्स्ट है कैनल इरिगेशन, जो होता है जैसे कि डैम्स बनाए जाते हैं, कनाल्स बनाए जाते हैं, रिवर का पानी स्टोर किया जाता है और फिर उसके थ्रू इरिगेशन प्रोसेस होता है, या फिर जो जहाँ पे एरिया है, जो भी हमारी खेती है वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है, जैसे कि डैम के थ्रू पानी लाया जाता है। कैनल इरिगेशन इज़ डिपेंडेबल बट कॉस्टली मेथड ऑफ इरिगेशन। कैनल इरिगेशन जो मेथड होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन वेल इरिगेशन अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप इनको देख सकते हो और अपने नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड वन, मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों भी मेथड्स दिए, दोनों भी फार्मिंग दी हुई। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, कमर्शियल तौर पे अगर आप कोई फार्मिंग करते हो तो उसे एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे क्या करते हैं कि जो हमारे पहले के लोग जो खेती करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उसे छोड़ के अगर हम कमर्शियल तौर पे कोई काम करते हैं, कोई प्रॉपर जो क्या कहते हैं क्रॉप्स होते हैं, पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही हम अगर उगाते हैं तो उसे एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको इसके भी दिए हुए हैं, तो ये भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक्सटेंसिव फार्मिंग का दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स ये भी आपको दिए हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, एक टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जैसे पहले से ज़माने के लोग हमारे घर के करते आते हैं, उसी तरीके से आगे के लोग करते जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाएगा। तो इसके भी पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये जो फार्मिंग होती है ये हमें डेवलपिंग रीजन में ज़्यादा दिखाई देगा और मोस्टली कई जगह पे यही दिखाई देता है हमें। एंड द कल्टिवेटर्स एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, की पूरी तरीके से जो फैमिली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी इंटेंसिव फार्मिंग को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आप लोग देख के लिख सकते हो अपने नोटबुक में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं, उसमें से ही 4 दिया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा। प्लांटेशन फार्मिंग मीन्स क्या, जो प्लांट्स कमर्शियल फार्मिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या फिर उगाते हैं, उन्हें प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाएगा। तो उसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि लाइक टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, कोको, स्पाइसेस एक्सेट्रा। पर्टिकुलर जो क्रॉप्स है, जो प्लांट्स है, उन्हें ही जिस फार्मिंग में उगाया जाता है उन्हें प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाएगा। ये भी कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। काफ़ी बड़े मीन्स 40 हेक्टर्स या फिर उससे ज़्यादा अगर एरिया है उसमें प्लांटेशन फार्मिंग किया जाता है। तो इसमें मेजर इश्यूज़ क्या होते हैं, क्लाइमेट, मैन पावर होता है, डिटोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाएगा, या फिर इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। और ये प्लांटेशन फार्मिंग इस प्रैक्टिस इन इंडिया में भी होता है, अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पर भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके दिए हैं प्लांटेशन फार्मिंग के। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, विच आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया, व्हाट आर द जोग्राफिकल रीजंस फॉर दैट। तो यहाँ पे अलग अलग आएगा, जो जिस रीजन में आता है वहाँ पे जो क्रॉप्स है उनके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे दिया है, आई लिव इन द कोकन रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोकन कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ का ये दिया है कि यहाँ पे मेन क्रॉप्स कौन से होते हैं, मैंगोज, राइस, कोकोनट, कैशू एक्सेट्रा। कोकन रीजन हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, समुद्र किनारा है, इसके लिए हेवी रेनफॉल होता है, विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। तो इसीलिए यही क्रॉप्स वहाँ पे उगाया जाता है। एंड दिस रीजन हैज़ फर्टाइल लैटेराइट सॉइल विच इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स यहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। तो आप जिस रीजन में रहते हो उस रीजन के जो क्रॉप्स होंगे उनके बारे में, या फिर जो जोग्राफिकल रीजन से वो आप लिख सकते हो। सिक्स वन है, वाई इज़ द एग्रीकल्चर इन इंडिया सीजनल इन नेचर, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फॉर पेरिनियल एग्रीकल्चर। तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग करने वाले हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं। 80% ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून मीन्स फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून टू सितंबर में जो बारिश होती है उसके कारण ही 80% जो पानी होता है हम लोग रिसीव कर पाते हैं। सीज मानसून इन इंडिया इज सीजनल, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ऑल्सो सीजनल इन नेचर। तो इसीलिए सीजनल हम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ फॉर पेरिनियल एग्रीकल्चर, तो इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ होती है। रेनफॉल इन इंडिया इज़ हाईली इरेगुलर एंड अनसर्टन। तो इरेगुलर होता है, हम नहीं कह सकते कि जून टू सितंबर में कितनी बारिश होगी, कब होगी। ऑल्सो देर इज़ अ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। इरीगेशन और जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा डेवलप अभी नहीं हुई है। देर इज़ अ लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर गोडाउंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें होती है जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है। देर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन का तो वो भी ज़रूर देखिए।